ठीक ठीक है। ओके जी, गुड इवनिंग। तो आप लोगों के पास अभी हम लोगों ने ना लास्ट क्लास जैसे बताया था, तो अभी हमें डिस्कस करना है दिसंबर 2024 में जो CSR नेट का पेपर हुआ था वो डिस्कस करना है। एक्चुअली ये हुआ था फेब 2025 में, क्योंकि नाम तो वही रहता है ना, जून दिसंबर, ये ऑफिशियली जो है ना नाम यही है। सो ये जो पेपर है दिसंबर 2024 वाला पेपर जो है वो हुआ था फरवरी 2000। इसका पेपर है किसके पास? PYQ है तो भेजो एक बार ग्रुप में, मैं उसके यहाँ ओपन करता हूँ। ठीक है, ये पेपर होगा क्योंकि अभी तक हमने जून 2020 था 2015 से स्टार्ट होके पिछली क्लास तक जून 2023 तक 24 तक हो गया है ना। ये सारे पेपर हमने डिस्कस किए, मेनली डिस्कस किए अभी पार्ट बी ओबी यूनिट 4। ठीक है, और मैं यूनिट 4 डिस्कस कर रहा हूँ, परिमल सर यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 4 चल रहा है, तो इसका पार्ट बी अभी चल रहा है। पेपर है तो ग्रुप में भेजो, उसको मैं डाउनलोड करके ना ओपन करता हूँ। नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा। ये क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में भेजो अगर ये पेपर है आपके पास। ये कौन सा वाला? दिसंबर 2024 का मैथमेटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भेजिए। अच्छा, इन्होंने भेजा ना, ठीक है, ये उसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे ना। अरे, ये तो पता नहीं, इसमें देखता हूँ मेरा सिस्टम ओपन हुआ कि नहीं हुआ। तो एक मिनट, करप्टेड फाइल बता रहा था ना, तो नहीं, यहाँ ओपन तो हो गया, सिस्टम ओपन हो गया, उसमें सेव नहीं हुआ होगा ठीक से। अच्छा, ये आंसर की और पेपर आपने दोनों भेज दिए ना, ठीक है। तो दोबारा सेव कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है ना, तो ओपन हो गया। सो देखिए, सी आपका है ना दिसंबर 2000 है ना, ये 28 फेब को एग्ज़ाम हुआ था, 28 फेब 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन ये दिसंबर 2024 वाला पेपर है। तो ये लास्ट एग्ज़ाम है जो हुआ था है ना, इसके बाद अभी होना है इसी महीने 28 को। तो ये तो एप्टीट्यूड चल रहा होगा। ठीक है, तो 20 तक ये एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद अब यहाँ से 21 मैथ स्टार्ट हो गया पार्ट। तो मेरे लिए 49 से स्टार्ट होगा है ना। तो ये तो भी लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे है ना, इन्होंने पूछा था एक ने। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
सो ये आपका है ना 49 है, दिसंबर 2024 जो पेपर था, एक्चुअली फेब में हुआ था उसका। तो ये अभी कुछ दिन पहले हमने डाउट में आप में से किसी ने पूछा था, तो ये हमने डिस्कस किया था। देखिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो अगर आप वैसे प्रोबेबिलिटी वे में सॉल्व करेंगे तो ये क्या है क्वेश्चन, अगर आप इसको रिलेट करना चाहें। तो इफ़ वी कंसीडर x1 x2 xn एज, मान लो मैं IID ले लेता हूँ, ये जस्ट आइडेंटिटी, हाँ चलो अभी मान लेते हैं। सो यूनिफॉर्म 01 ले लेते हैं, ठीक है, ओपन 01 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सो यूनिफॉर्म 01 ले लिया। तो ये जो इंटीग्रल है इसको कहीं ना कहीं आप क्या लिख सकते हैं, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है एक्चुअली, तो इसका जॉइंट PDF तो 1 हो जाएगा, जो चूंकि यूनिफॉर्म 01 लिया है, तो x1 x2 xn का जो जॉइंट PDF होगा 1 है। सो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2 अप टू xn। ये किसमें किसी को डाउट है, ये एग्री करते हैं आप लोग? अगर x1 x2 हमारे पास ये यूनिफॉर्म 01 है, IID है, सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक। अब इसके बारे में सोचो, तो अगर मैं n से दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। सो इफ़ यू डिवाइड बाई n, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x बार तो आप जानते हैं है ना, 1/n समेसन एक्स आई, और एक हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 1/n समेसन एक्स आई। अपनी मर्जी से मैंने n से डिवाइड कर दिया दोनों को। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या लगता है आप लोगों को क्या आना चाहिए? ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, और कुछ जिन लोगों को आइडिया है बताइए, तो आगे क्या करेंगे। बताइए जी, सो व्हाट डू यू सी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे लिमिट लगी हुई है ना, तो वैसे हम लोग जानते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, लॉजिकली अगर वैसे लगाएंगे तो आप लोग ये जानते होंगे कि क्या होता है, 1/n समेसन एक्स आई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX, और EX कितना हो जाएगा यहाँ 1/2, 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX स्क्वायर। EX स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, 1/4 प्लस 1/12 जो कि 1/3। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। सो समहाउ यूजिंग एक्सपेक्टेड, हाँ आप अगर चाहो तो वैसे यूज़ करोगे, सो कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज करेगी 1/3 अपॉन 1/2 जो कि आ जाएगा 2/3 पे, ठीक है। तो इसका आंसर 2/3 आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी दिस। सर ये एक्सपेक्टेशन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का इंडिपेंडेंट होगा ना दोनों? नहीं, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो वैसे वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, बट कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी लगाओगे ना, आप जानते होंगे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी। सो इनवेरियंस प्रॉपर्टी पता है ना आपको। सो अगर यहाँ से आप लगाओगे 1/n समेसन एक्स आई अपॉन 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1/2 अपॉन 1/3, ये प्रॉपर्टी पता है आपको। कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे
एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स वाई एन, क्योंकि यहाँ सपोर्ट 0 1 है, ठीक है ना। सो वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू वाई। सो आप क्या जानते हैं, क्या ये थ्योरम का नाम? स्लट्स की लेमा। हाँ, स्लट्स की लेमा, तो उसको लगा लो। तो प्रोडक्ट के लिए कहता है तो 1/y ले लो। सो एक्स एन अपॉन वाई एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स अपॉन वाई, ये लगा लीजिए। कितना आ जाएगा? 2/3, 3/2, ये आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यही होगी व्हेन टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, स्लट्स की लेमा से, ठीक है। तो यहाँ इंडिपेंडेंस हमने यूज नहीं किया, हमने ये नहीं कह रहे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होता भी तभी आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर x अपॉन वाई है ना, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते, मतलब दूसरे तरीके से ना, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस विल कन्वर्ज टू दिस। सो ये कहीं ना कहीं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये डीजेनरेट हो जाना है, मतलब ये जो क्वांटिटी है दिस विल बी डीजेनरेट एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यही आ जाएगी 2/3 ही। ओके सर। ये तो जैम में क्वेश्चन आ चुका। अगर आप जैम का PYQ देखेंगे 50 नंबर, तो जैम के प्रीवियस ईयर पेपर में पहले सब्जेक्टिव ही आते थे 2015 से पहले, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन। एनीवे ट्राई करके देखिए। सो वहाँ तो स्पेशली एन के लिए था, ये थोड़ा आसान भी है, वहाँ एन तक के लिए। एनीवे देखिए क्या कह रहा है कि U1 U2 U5 with the 5 urns each, है ना, urn UK contain 2k plus k square balls, out of which, so ठीक है, जिसमें 2k है वाइट एंड k स्क्वायर है ब्लैक, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अब अर्न इज सेलेक्टेड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग यूके बीइंग प्रोपोर्शनल टू दिस। सो probability of UK is proportional to k plus 2. So probability of UK is equal to some constant time k plus 2 summation probability of UK k from 1 to 5 is equal to c time summation k plus 2। तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। यू विल आइदर सेलेक्ट अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3 अर्न 4 अर्न 5। सो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी एंड यू फाइंड द सम। So k from 1 to 5, so है ना, sum of first n natural number n into n plus 1 upon 2 और 2 into आ जाएगा 5, है ना, 2 ऐड हो जाएगा 5 टाइम। सो यहाँ से निकाल लीजिए कि सो 1 इज इक्वल टू c टाइम, ये हो गया 15 प्लस 10 25। सो c की वैल्यू आ गई 1/25। तो इससे ये समझ आया कि आगे कीजिए, सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, बताइए। तो अभी मैंने क्या निकाल दिया आपके लिए, अभी ये फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ UK इज k plus 2/25 फॉर ऑल k कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 U2 U3 U4 U5 फाइंड कर दिया हमने। आगे कीजिए, ये बेसिक क्या पूछा है हमसे। सो अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड अर्न, देन द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले आपको एक अर्न सेलेक्ट करना है, उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करना है। The probability that the urn U5 was selected given that the ball is white, बेस थ्योरम है ना, अप्लाई बेस थ्योरम। आंसर बताइए आप लोग कर लेंगे, तो ट्राई करके बेस थ्योरम लगाओ, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है और बाकी यू ट्राई। ए इवेंट है कि ड्रॉन बॉल इज वाइट, ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ U5 गिवन ए, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा, आई थिंक कर लिया होगा। तो बेस थ्योरम 11 12th में भी है, आपने पहले भी पढ़ा है, जैम गेट में भी आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। सो यू अप्लाई बेस थ्योरम। अगर आप आगे और लिखते हैं आपको जरूरत पड़ेगी ए गिवन UK की। सो ए है वाइट, अगर केथ ऑन सेलेक्ट कर रहे हैं तो वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वाइट कितना है 2k, और कितने में से 2k प्लस k स्क्वायर, है ना। इफ यू सेलेक्ट द केथ ऑन एंड दिस फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ यू अप्लाई बेस थ्योरम। आगे आगे मुझे लगता है कर लेंगे ना सब लोग, एक लोगों ने सिर्फ आंसर बताया, सबका ये आ गया होगा। आप बेस थ्योरम लगा लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ U5 इंटू
A given U5 upon summation total probability of A given UK K from 1 to 5, ठीक है। इसका सम निकाले जैसे वो बता रहे हैं 1/5 आएगा, तो ठीक है 1/5 आएगा। ओके, जस्ट फाइंड दिस, है ना, प्रोबेबिलिटी जो भी है इसकी वैल्यू निकालिए, है ना। ये सब आसान क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आप कर सकते हैं, ये सब है ना बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम वाला, तो ये सब आप कर पाएंगे इजली, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो बच्चा जैम गेट के PYQ भी कर लेगा तो भी इस तरह क्वेश्चन इजीली कर पाएगा। 51 in an examination question paper, so ठीक है, ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑल क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स टाइप, these are arranged in such a way that 3/4 of times a question with answer true is followed by a question with answer true. अच्छा, also 2/3 of the time a question with the answer false is followed by the question with the answer false. If the question paper has 100 questions and the approximate probability that the correct answer of the 100th question is true is, ट्राई कीजिए, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं मनीष साहब, क्रैश कोर्स के स्टैटिस्टिक्स वीडियो में सर्वाइवल एनालिसिस है ही लास्ट टॉपिक है ना सिलेबस का, सर्वाइवल आई थिंक, हाँ उन्होंने कराए थे सर्वाइवल, किन्होंने कराए थे, पवन सर ने, बाद में ही बैच चला है वो तो प्रीवियस ईयर बैच था, पिछले साल का वो क्रैश कोर्स का था। मतलब हमारा 3 बैच, ये समझो तीसरा बैच है। एक बैच हमने जनवरी 2024 में स्टार्ट किया था, जो कि जो एग्ज़ाम आपका हुआ था जून 2024 वाला, तब तक चला था। दूसरा हमने अगस्त 2025 में स्टार्ट किया, जो अभी तक चल रहा है। और तीसरा ये क्रैश कोर्स हमने अभी लास्ट 2 महीने के लिए स्टार्ट किया था। तो CSR नेट के वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको जो ऐप में है वो 3 तरह के दिखेंगे। एक बहुत पहले PYQ बैच रहा होगा जो कि क्रैश कोर्स था, दूसरा प्रयास बैच है, और तीसरा ये क्रैश कोर्स बैच। तो मतलब ये मतलब नेट का तीसरा बैच हमारा है। ठीक है ना, इसके थ्रू हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, है ना, ये होगा। एनीवे देखिए क्या है। सो क्वेश्चन समझ आ रहा है, इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप जो मनीष बता रहे हैं वो शायद फर्स्ट जो क्रैश कोर्स बैच था हमारा, जनवरी 2024 में स्टार्ट किया था हमने, जून 2024 के लिए, उसका है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑल क्वेश्चन आर ट्रू और फॉल्स टाइप, ठीक है ना, मतलब हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ट्रू है या फॉल्स है। एंड these are arranged in such a way that 3/4 time a question with the, तो अगर जैसे इसको मुझे लगता है मार्कोव चेन के थ्रू, है ना, भी देख सकते हैं आप कि जैसे ट्रू फॉल्स, तो पिछला ट्रू है, अगला ट्रू होने का क्या चांस है, 3/4, तो यहाँ बचेगा 1/4। फॉल्स है तो अगला फॉल्स होने का चांस क्या है, 2/3, एंड यहाँ क्या बचेगा 1/3। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है काइंड ऑफ, है ना। तो और टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्ट आंसर ऑफ द 100th क्वेश्चन इज ट्रू इज, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 100वें क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो टोटल वैसे अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ, है ना, वे हमारे पास है कि ईच क्वेश्चन हैव 100 चॉइस, 2 चॉइस, राइट। ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइस, ट्रू और फॉल्स। सो 100 है तो 2 की पावर 100 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। अब पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 100वां क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, ठीक है। तो स्कीम को भी यूज करना है आपको। जैम गेट का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, उसमें आपको नेट का भी मिलेगा। तो अभी हमने टेस्ट सीरीज में नेट का पेपर भी अपलोड करना शुरू किया है। पहले हम लोग PYQ अपलोड करे थे, नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है
तो वो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, सो दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सको एक्चुअल एग्जाम की तरह। तो अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे कोई टेस्ट खरीदते हो गेट का या नेट का या जैम का, तो उसमें आपको जैम गेट नेट तीनों का मिलेगा। तो अभी जैम का तो है ना अराउंड 200 टेस्ट है, गेट का अराउंड 25 टेस्ट है ना, सब मिला के यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ, मेनली फुल लेंथ है। उसके बाद जो नेट का अभी हम लोग PYQs अपलोड कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है टोटल 120 क्वेश्चन का आता है ना, तो वो हम अपलोड कर रहे हैं, सो दैट आप प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल एज अ मॉक टेस्ट दे पाओगे एक्चुअल एग्जाम की तरह, है ना। तो यू कैन एनालाइज कि आपका कितना परफॉर्मेंस अभी है प्रीवियस ईयर पेपर में। फिर हम लोग पेपर बनाएंगे आगे, तो दिसंबर के लिए हमारा नेट का भी टेस्ट जाएगा। सो अभी नेट गेट के लिए चल रहा है, उसमें है ना मॉक टेस्ट, क्योंकि पोर्टल हमारा ना जो अभी हमने मई से स्टार्ट कर दिया था, सो रेगुलरली मतलब 60-70 टेस्ट अपलोड हो भी चुके हैं एटलीस्ट, मुझे लग रहा है सब मिला के। वो अपडेट आपको दे देंगे, आप कांटेक्ट करेंगे ना टीम से तो बता देगा आपको। तो टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है ना, यू कैन अटेम्प्ट पूरे, आप अगर आप जैसे एक साल में आप देखोगे तो अराउंड सब मिला के जैम गेट नेट का मिला के 250 से 300 टेस्ट अपलोड होगा, ठीक है। उसमें आप आधा यूनिट वाइज लगा लो, आधा फुल लेंथ लगा लो, वैसा है। तो अगर इतने टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर पाओगे तो आपके कम से कम 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन इतना कोई बच्चा करता नहीं है ना, ये है। अगर कर पाओगे तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चे ढूंढते कहाँ से लाए, तो अगर आप यही जो हमारा पोर्टल है उसमें अराउंड है ना एंड तक 250-300 टेस्ट हो जाएगा। पिछले साल हमने 200 अपलोड किए थे जैम के, प्लस 10 या 15 के नेगेट के थे, इस तरह से है। इस बार है ना टारगेट 200 जैम का तो रहेगा ही, फिर गेट का हम 25 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड करेंगे जैसे गेट पैटर्न पे। नेट का भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है दिसंबर तक, सो वो है। तो अराउंड 250 टेस्ट कम से कम मिलेगा आपको, है ना। और 250 टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करेंगे तो कम से कम 12-13 हज़ार क्वेश्चन होगा, ठीक है, कम से कम। सो ठीक है, तो बाकी टीम को आप टेक्स्ट करके ले सकते हैं, टेस्ट का टेस्ट चल रहा है ऑलरेडी, है ना। हाँ, ऐप से भी कर सकते हैं या टीम को कांटेक्ट करेंगे, UPI से भी पेमेंट करके आप खरीद सकते हैं। क्योंकि मेनली क्या मॉक टेस्ट में क्या होगा, हमारा एक पोर्टल है स्पेशली, आपको मैं दिखाऊं तो ये जैसे आप अगर एंटर करेंगे ना, ये है, ये हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है। तो मेनली आपको क्या चाहिए, ID पासवर्ड ना, क्योंकि हमने भी किसी कंपनी से खरीदा है, ये जो conductexam.com एक कंपनी है जिससे हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तो जैसे ये है, तो मेनली क्या है कि आप अगर पेमेंट करोगे तो आपको ID पासवर्ड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अगर मैं देखूँ अभी शायद मेरे पास एक्सेस है नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का ID पासवर्ड जो कि एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो मई में रीसेट हो जाता है टेस्ट पोर्ट, है ना। तो ये अभी एक्सपायर हो चुका है, वरना ओपन कर दिखाते। तो इसमें है कि मेनली आपको ID पासवर्ड चाहिए, सो दैट है ना आप यहाँ पे ID पासवर्ड मिल जाएगा, देन यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट। तो मेनली है कि ID पासवर्ड चाहिए, ऐप से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्ट का ऐप अलग है ना। तो टेस्ट ये क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऐप अलग है, टेस्ट का ऐप अलग है ना। अगर आप फ़ोन से देना चाहो तो, अगर लैपटॉप या सिस्टम से दोगे तो ये है। अदरवाइज जैसे अगर इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर रखा हूँ, अगर मैं ये हटा दूंगा डेस्कटॉप मोड से तो ये मुझे कहेगा ऐप डाउनलोड करने के लिए, है ना। सो ये बोलेगा कि ऐप डाउनलोड कर लो, मास्टर्स क्लासेस ऐप इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, है ना, मतलब आपके फ़ोन में भी ऑप्शन आएगा। तो ये हमारा एक ऐप है मास्टर्स ऑनलाइन टेस्ट, ये दूसरा ऐप है ना, और क्लास वाला ऐप अलग है। तो इस तरह से है। ठीक है, एनीवे है ना। सो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मेनली आपको ID पासवर्ड चाहिए, सो आप पे करके आप ID पासवर्ड ले सकते हैं। अब बाकी डाउट के लिए तो मैं डाउट फैकल्टी है भी हैं, मैं भी हूँ, है ना, डाउट पूछ सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लास चल रहा है, ठीक है। एनीवे इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी 1-2 लोगों का आंसर आया है ना। शक्ति बता रही है 4/7 आएगा। उत्कर्ष करें क्या 1 फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट 2 बता रहे हैं। हाँ हाँ, टेस्ट का डाउट क्लास जैसा अभी सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है ना हमारा, जैसे जैम गेट का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे जैम का सिलेबस सितंबर एंड तक खत्म हो जाता है, गेट का सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाता है, क्योंकि गेट में एक्स्ट्रा सिलेबस भी है। तो गेट तो अब ऐसा हो गया ना कि गेट का 60 मार्क्स का सिलेबस जैम के साथ है, कुछ सिलेबस नेट के साथ है। तो अभी इस बार हम प्रॉपर एक गेट का अलग से बैच नहीं चला रहे, पिछले साल अर्जुना बैच था जो प्रॉपर सिर्फ मतलब डे 1 से लास्ट तक अलग से उसकी क्लासेस चली थी गेट की। इस बार अभी जैम के साथ ही चला रहे, क्योंकि है ना 60 मार्क्स का सिलेबस जैम के साथ ही, जैम वाला ही है। फिर जो एक्स्ट्रा है वो हम अलग से कवर करते हैं, है ना, जब जैम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, या अभी बाद में। तो वैसा है। बाकी डाउट क्लास होगी। तो मॉक टेस्ट डिस्कशन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लासेस होती हैं, जैसे अभी जैसे रेगुलर क्लास चल रही है, तो वैसे ही हम एक एक टेस्ट का डेली डिस्कस करते हैं, स्पेशली जो डाउट हो। और आपको टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट विथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो फुल लेंथ टेस्ट के साथ पोर्टल पे ही सॉल्यूशन रहता है, आप सबमिट करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी डिटेल दिखेगा उस पर, ये है। नहीं तो डाउट क्लास होती है, तो डाउट डिस्कशन क्लास भी होता है, मैं ही लेता हूँ, तो पूछ सकते हैं आप मॉक टेस्ट का भी। ठीक है, बाकी लोग 2
तो अलग अलग आंसर आ रहा है, कैसे होगा? बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। बताइए जी, तो वन बाय वन तीन लोग अलग अलग आंसर आ रहा है। सत्य आपने कैसे किया, आप बता पाएंगे क्या करना चाह रहे हैं इसमें? हमें क्वेश्चन क्या बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। सर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हाँ किधर? हाँ, कौन सा सर मार्कोव से हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, हाँ, आप क्या कह रहे थे अंकित? पाई इक्वल टू पाई पी से स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से ट्रू की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट अच्छा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग निकालनी रन है। में। ठीक है, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? सर 4/7। अच्छा, 4/7। ओके, पाई पी इज इक्वल तो टू, है पाई ना? 1 4/7, सेकंड 3/7, पाई 2 अच्छा तो पाई अच्छा, 1 आएगा 4/7। 4/7, 3/7, ये आ गया ना? तो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। अच्छा, तो लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ये है 4/7, 3/7। तो ये हमने ट्रू और फॉल्स, यही ना? तो देख लीजिए, है ना, द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी बोला है ना। सो द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्ट आंसर ऑफ द 100th क्वेश्चन। सो 100 इज अ लार्ज नंबर, है ना, तो इट्स लाइक nth। सो लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, सो इस तरह से आ जाएगा। बाकी लोग देखिए कन्विंस्ड हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/7, 3/7, तो इससे आ जाना चाहिए। ओके जी, तो ये भी आसान है। ये सब आप कर पाएंगे। जो बच्चा पूछता है ना सर क्या टॉपिक पढ़नी चाहिए, तो आपको समझ आया, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे। फिर हमने जो 3 क्वेश्चन अभी किए रैंडम वेरिएबल के हैं। सो ये सब क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। रैंडम वेरिएबल पढ़ लोगे, मार्कोव चेन पढ़ लोगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे, तो इनसे कुछ हद तक क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई कीजिए, ये भी आसान है। इसमें कह रहा है कि एक्स बाइनोमियल 9 थीटा है, लेकिन थीटा रेस्ट्रिक्टेड है, ये ध्यान रखना है ना, थीटा इज रेस्ट्रिक्टेड टू 0.7 to 1। वाई पॉइसन लैम्डा है, लैम्डा मोर देन 0 है, 3 EY बराबर EX है। तो बताओ कौन सा ट्रू है? तो पहले थीटा निकाल लीजिए, आई थिंक थीटा और लैम्डा में कुछ रिलेशन आ जाएगा, है ना, यहाँ से। सो ट्राई करके देखिए क्या आता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा।
पहले इस इक्वेशन को यूज़ करके आप लैम्डा और थीटा में रिलेशन निकालिए, फिर देखिए क्या हो सकता है। आया जी, कुछ डिसाइड हुआ? फोर्थ आया। तो अच्छा, इसमें ना बहुत घुमाया है नहीं। तो ये कह रहा है कि सपोज एक्स बाइनोमियल 9 थीटा है, ठीक। तो एक्स जो है आपका बाइनोमियल 9 कॉमा थीटा, लेकिन थीटा रेस्ट्रिक्टेड है 0.7 से 1 में। वाई है पॉइसन लैम्बडा, ठीक है। एंड लैम्बडा हमारे पास है मोर देन 0, ये रहता है। हमें बता रखा है 3 EY, है ना। सो 3 टाइम EY मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू EX, जो कि है 9 थीटा NP, है ना। तो यहाँ से आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू 3 थीटा। तो इससे ये समझ आया कि चूंकि थीटा 0.7 से इसमें है, तो लैम्बडा की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो गई 2.1 से 3 में, राइट। क्योंकि लैम्बडा 3 थीटा है, तो इसका मतलब है 3 थीटा की वैल्यू 2.1 से 3 में। सो लैम्बडा भी रेस्ट्रिक्ट हो गया 2.1 से 3 में, ऐसे ही होगा। एंड सो लैम्बडा और 3 थीटा में रिलेशन पता चल गया कि लैम्बडा है। अब क्या है वेरिएंस एक्स। सो वेरिएंस एक्स जो हमारे पास है वो है NPQ, यही है। और वेरिएंस वाई ये तो लैम्बडा ही है। सो काम किया तो लैम्बडा में ले आओ या थीटा में ले आओ, आपकी मर्जी है ना। ये तो सबको एक में वेरिएबल में ले आओ, तो एक काम करते हैं थीटा में ही ले आते हैं। सो ये हो गया 3 थीटा। अब यहाँ है 9 थीटा 1 माइनस थीटा, और ये है 3 थीटा। तो अब ये देखना इन दोनों में कंपैरिजन आपको देखना है कि क्या है उसके अकॉर्डिंग। सो ये जो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स मोर देन 3 टाइम वेरिएंस ऑफ वाई होगा। तो अगर मैं रेशियो लूँ तो इसका मतलब है कि पहले वाले, इसका ये मतलब हो गया ना पहले वाले का, कि वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई जो होगा वो 3 से ज़्यादा होगा।
तो निकाल के देखते हैं वेरिएंस एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई। सो वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 9 थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन 3 थीटा, ठीक। सो इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, थीटा थीटा कट गया। सो 3 टाइम 1 माइनस थीटा आ गया। अब इसका क्या रेंज होगा? सो 3 टाइम 1 माइनस थीटा, अब ये क्या 3 से बड़ा होगा? तो ये 1 माइनस थीटा पर डिपेंड करेगा। तो थीटा की वैल्यू 0.7 से 1 में थी, तो 1 माइनस थीटा, पहले माइनस करेंगे तो -1 इधर होगा। चलो पहले माइनस, ठीक है। सो माइनस थीटा विल बी -1 टू -0.7, 1 माइनस थीटा विल बी 0 टू 0.3, सही है, देख लीजिए। सो ये हो गया 1 माइनस थीटा 0 टू 0.3 हो गया। तो 3 टाइम कर देंगे तो आ जाएगा 0 टू 0.9, यही है। तो इसकी वैल्यू तो ये यस सर, यही है ना। सो यहाँ से क्या समझ आया हमें कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 0.9 है। और सो ठीक है, तो ये लेस देन 0.9 है, तो इससे क्या समझ आएगा ना। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ x इज लेस देन 0.9 टाइम वेरिएंस ऑफ y, ऐसा कुछ है। तो मोर देन तो नहीं हो रहा है, तो पहला तो आउट हो गया। सो अब ऐसे ही इसका भी है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें, हाँ यही कर रहे हैं, है ना। तो वेरिएंस ऑफ x अपॉन वेरिएंस ऑफ y, ये कह रहा है 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हमने तो ये देखा रेशियो तो 0.9 से कम है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता रेशियो। तो कहने का मतलब अभी जो हमने देखा है कि 0 और 0.9 में ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज बिटवीन 0 एंड 0.9, वेरिएंस एक्स अपॉन वेरिएंस वाई, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में, ये भी गलत है, गलत है, चेक कर लो, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो नहीं आ रहा, क्योंकि लेस देन 0.9 है। तो इसकी वैल्यू तो 0 से 0.9 से कम ही है, तो 2 से बीच में तो हो नहीं रहा, तो ये भी आउट हो गया। अब है ना, वैसे 1 कर देंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। तो 0.9 इज लेस देन 1, तो यहाँ से सिंपली क्लियर हो जाएगा कि वेरिएंस ऑफ x लेस देन वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ x लेस देन वेरिएंस ऑफ y, ये भी आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ रेशियो लेंगे। सो वेरिएंस x अपॉन वेरिएंस y 1 से 2 के बीच में, लेकिन तो 0.9 लेस देन 1 है, तो यहाँ वेरिएंस x अपॉन, ये कह रहा ना, वेरिएंस x अपॉन वेरिएंस y लेस देन 1 होगा, यस, क्योंकि ये लेस देन 0.9 पहले से पता, लेस देन 1, तो फोर्थ सही बता रहे हैं ना, ठीक है। चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बताइए। बेसिक रैंडम वेरिएबल का नॉलेज और थोड़े वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर सकती है, ये आपको निकालना था। ये टेस्टिंग आगे तो इन्फेरेंस पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वही प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस, स्टोकेस्टिक, सो कह रहा है x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ शेप पैरामीटर अल्फा एंड स्केल पैरामीटर बीटा, ठीक है। सो फॉर अ सुटेबल कांस्टेंट c, द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर रिजेक्टिंग H0 अगेंस्ट, है ना। तो ये जो बोल रहा है, ये PDF जो होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बीटा तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई बीटा है, कुछ भी लिखो। तो 1 अपॉन गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x, यही होगा। तो ये आपका PDF है, ठीक है, चाहो तो इक्वल लगा लो। तो दिस इज योर PDF, जहाँ अल्फा ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बीटा 1 दे रखा है। तो कह रहा है कि आपको एक ये आपका प्रॉब्लम है कि टेस्टिंग H0 जो कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट H1 अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो अल्फा 1 अगेंस्ट अल्फा 2 आपको टेस्ट करना है। तो आई थिंक ये निकालना मुश्किल नहीं होगा, आपको याद है ना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का थ्योरम, लगाइए। लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो अभी k ले लो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो है ना, ये आप निकाल पाएंगे इजीली। सो ट्राई कीजिए। सो यहाँ अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, 1 बाई गामा अल्फा की पावर n और प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज इसकी पावर अल्फा -1 और इंटू ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, ऐसा हो जाएगा जी, ठीक। तो ये आपका हो गया।
सो लाइक्लीहुड फंक्शन इन अल्फा द इन एच नॉट मतलब अल्फा की जगह एच नॉट वाला रखना है, और एच वन का मतलब अल्फा की जगह एच वन वाला रखना है। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए पुट करके, सिंपल है। लाइक्लीहुड फंक्शन रखना है, अल्फा की जगह एच नॉट जो वैल्यू वो रखना है आपको। तो इतना वन है तो इधर गायब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 गामा अल्फा की पावर n ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, और यहाँ आ जाएगा 1 गामा अल्फा की पावर n। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ अल्फा एच वन में अल्फा 2 है तो 2 रखना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इसकी पावर 2 माइनस 1 ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई। तो आसान क्वेश्चन हो गया ना, लेस देन इक्वल टू सी, या अभी के लिख लो है ना, क्योंकि सी के टर्म में लाना है, या जस्ट लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये गायब, ये और ये गायब, तो रेसिप्रोकल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, 1 था लेस देन इक्वल मोर देन, है ना, मोर देन 1/k जो कि सी हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इसमें किसी को डाउट है देख लीजिए। तो प्रोडक्ट एक्स आई मोर देन सी वाला पहला ठीक है, ये समेशन वाला है, ये लेस देन किसको डाउट भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आपका है, अच्छा आप लोगों ने बता ही रखा है पहले ही सब लोगों ने ना, क्योंकि जो बेसिक लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आप जानते हैं सब लोग, तो ये इजीली आप लोग कर लेंगे। ये भी ट्राई कीजिए, ये भी आसानी है, यहाँ पे आपको एमएल ही निकालना है, तो ये तो आप लोग कर लेंगे इजीली। फाइंड कीजिए। सो यहाँ पे आपको बस रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म थीटा 1 माइनस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए थीटा रेस्ट्रिक्टेड है ना, थीटा लेस देन हाफ है। सो एमएल ही बताना है थीटा का, ट्राई करके बताइए आप लोग, ये आसान क्वेश्चन है। तो हमें तो लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए नहीं, तो पहले लाइक्लीहुड है ना फंक्शन निकाल लो। ऐसा हो जाएगा b माइनस ए है ना, तो ये आ जाएगा जहाँ पे ईच एक्स आई बिटवीन थीटा टू 1 माइनस थीटा, यही होगा। सो ईच एक्स आई बिटवीन थीटा टू 1 माइनस थीटा, बस ये बता रखा है कि थीटा जो है वो लेस देन हाफ है। ओके, सो तो यहाँ से ब्रेक कर लीजिए है ना, तो ये फॉर ऑल आई, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा लेस देन ईच एक्स आई, तो थीटा मिनिमम से भी लेस होगी, एंड 1 माइनस थीटा मोर देन, है ना, यू मे लगा इक्वलिटी नो प्रॉब्लम। सो मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, सो इसका मतलब है कि 1 माइनस थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ से थीटा लेस देन इक्वल टू x1 है, एंड दिस, इसको कंबाइन कर लीजिए, तो कंबाइन करेंगे यहाँ से थीटा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस xn। अब इसको और इसको कंबाइन करो, तो इसका जो कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है, सो इसको और इसको आपको कंबाइन करना है। सो थीटा लेस देन दिस, तो थीटा लेस देन दोनों से छोटा है ना, सो मिनिमम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ऑप्शन में कुछ हाफ का चक्कर दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब है ना, ये आप लोग भी डिसाइड कर लेंगे, आप बाकी आप चेक कर सकते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाता 1/1 माइनस 2 थीटा की पावर n ओवर दिस इंटरवल। ठीक, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देख लो किसके लिए क्या है, 1 माइनस 2 थीटा की पावर n, तो थीटा जितना बढ़ाओगे है ना इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, जीरो हो जाएगी, और थीटा है ना लेस देन हाफ है, तो लेस देन दिस, इसको लेस देन हाफ होना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा रेस्ट्रिक्टेड है ना, अपर बाउंड इसका पता है हमें। अच्छा, ये लेस देन थीटा क्यों आया था, कि 2 थीटा माइनस 1 जो है ना नेगेटिव, ऐसा कुछ देखिए, 2 थीटा
थीटा लेस Positive. ना, ठीक है, नेगेटिव है। सो x1 x2 xn भी है ना, रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा 1 माइनस थीटा डिस्ट्रीब्यूशन वेयर दिस, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हमारा 1 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए इन्होंने ऐसा दिया था कंडीशन कि पीडीएफ पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो इसका रूल बस इतना ही था कि पीडीएफ पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। तो देख लीजिए आंसर आप लोग। तो ये आ जाएगा, यही एमएलए आ जाएगा, यू कैन जस्टिफाई कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे है। देखिए 55 है ना, तो इसको ट्राई कीजिए। तो ये कह रहा है कि सपोज फाइव इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05 for testing a simple hypothesis h0 against simple alternative h1. If the power of the test is 0.4, then which of the following is true? अच्छा, तो ये एक एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन है, हम लोग पीआई कराते हैं। इसमें ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि h0 आपके पास है, h0 इज थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, h1 में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है। एंड एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है ना, टेस्ट है ना, वही बात है। सो फाई इसका, फाई इज द यूएमपी टेस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है, और इसका साइज आपको दे रखा है 0.05 एंड इज द पावर दैट इज 0.4, और इसका पावर दे रखा है 0.4 है ना, 40%, राइट। सो 0.4, ठीक है। अब ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस अल्फा के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमने है ना, एक रिजल्ट है सिंपली, अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये है कि मान लो एक नया प्रॉब्लम हम कंस्ट्रक्ट करें, स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, h0 स्टार, h0 स्टार में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 और h1 स्टार में है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो मतलब जो h0 h1 था वो इंटरचेंज हो गया। तो अब इसका यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा, तो ऑप्शंस क्या है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस पाई इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट लेवल 0.6 फॉर टेस्टिंग h1 अगेंस्ट h0। तो यहाँ जो है ना, जैसे मान लो ये अल्फा है और ये अगर बीटा है, तो यहाँ जो फॉर्मूला आता है साइज इज 1 माइनस बीटा। अगर आप पावर निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा। ये एक है ना, कहीं हमने रिजल्ट देखा था, तो इस तरह से प्रूफ भी किया जा सकता है। तो साइज होगा 1 माइनस बीटा, पावर इज 1 माइनस अल्फा, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये 60%, तो मतलब 0.6, और ये आ जाएगा 95%, है ना, तो ये 0.95, इस तरह से कुछ देखिए। तो सर इसकी साइज 1 माइनस बीटा कैसे आती है? लगाइए, डेफिनेशन लगाइए, पता चल जाएगा। जैसे अगर अप्लाई करेंगे तो साइज का डेफिनेशन क्या है, ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करेंगे आ जाएगा। ये क्रिटिकल जो रीजन क्या होगा? क्रिटिकल रीजन क्या होगा, जैसे इसका क्रिटिकल रीजन 5 है, तो इसका जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नहीं तो इसमें आई थिंक अपोजिट हो जाएगा। तो 1 माइनस 5 वही है, 5 पता है ना, 5 का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जैसे 5 इज द टेस्ट फंक्शन है ना, कि 1 0 इस टाइप का अगर मैं नॉन रैंडमाइज टेस्ट लगाऊं, तो यहाँ पे कोई टी है क्रिटिकल रीजन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोर देन सी है, और ये अदरवाइज, तो 1 माइनस 5 क्या होगा, 1 0 जब आएगा टी लेस देन सी एंड 0 अदरवाइज, इस तरह से, ठीक है।
तो वैसा कुछ मतलब है। चेक कीजिए जी, तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है ना, तो इसका क्रिटिकल रीजन 5 है। वो तो ऑप्शन में एक ही आपके पास ऑप्शन है, दूसरा सोचने का ऑप्शन नहीं, तो 1 - 5 होगा। तो मतलब कहने मतलब अगर इसका क्रिटिकल रीजन है, मान लीजिए टे कोई फंक्शन है टी लेस देन इक्वल टू सी काइंड, तो इसका आएगा टी मोर देन इक्वल टू सी। या अगर इसका क्रिटिकल रीजन टी मोर देन सी है फॉर एग्जांपल, तो इसका क्रिटिकल रीजन टी लेस देन सी होगा, ये होगा, है ना। तो इसी को यहाँ पे इसको 5 के थ्रू लिख रहा है और इसको 1 - 5 के थ्रू, तो पहला ही सही हो जाएगा। मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल, मतलब वही साइज या लेवल है ना, यहाँ पे सिंपल वर्ड से सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है, साइज लेवल सेम रहेगा। तो ये 0.6 आ जाएगा, एंड पावर पूछता तो 95% आ जाता, इस तरह से कुछ। पावर होना, हमें तो पावर का काम भी नहीं है, तो पावर का भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है एटलीस्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे काम को तो इतना ही है इस क्वेश्चन में। आप डिराइव करके देख सकते हैं, बाकी जिनको जानना है कैसे, तो आप इसका लगाइए डेफिनेशन। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो यहाँ एच नॉट स्टार होगा क्योंकि आप इसके लिए बात कर रहे हैं। गिवन क्या लिखते हैं साइज में, एच नॉट इज ट्रू, मतलब एच नॉट स्टार इज ट्रू, तो इसको लगाइए। रिजेक्ट एच नॉट क्या है यहाँ, टी लेस देन सी, मैं इसके लिए सॉल्व कर देता हूँ। व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट में क्या है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैं एच यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेस देन ले लो, तो ये हो जाएगा मोर देन सी व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको देखिए उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से जो पहले लिखा था, तो ये है रिजेक्टिंग एच नॉट, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, और ये क्या होता है, सो 1 माइनस पावर ऑफ फर्स्ट टेस्ट बीटा। ठीक है, ठीक है जी, तो पहला आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 56। देखिए 56 क्या कह रहा है। सो
ये ट्राई कीजिए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग का क्वेश्चन हो गया। कितना आ रहा जी? 4 आ रहा है, सी, अच्छा। सो आया जी? अच्छा, एक का C4 आ गया, V3/25, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ गया 103/25, अगर दोनों का सही है तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए वो रिजल्ट अप्लाई होगा। सिंपली इसी नॉन पैरामीट्रिक वाला एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, इसमें क्या है ना, क्योंकि पैरामीटर नहीं है ना, सो वो पिछला वाला सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए था, जो शक्ति आप पूछ रहे हैं, तो वो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए ही है। इसमें सिंपल है, मीडियन टेस्ट है ये, है ना, कि आपके पास एक रैंडम सैंपल है साइज 5 का, और एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि, है ना, मतलब वो जो कॉन्टिन्यूअस हम लोग जनरली, मैं जिसको कॉन्टिन्यूअस बोलता हूँ, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है ना, कुछ लोग उसको कॉन्टिन्यूअस में ही काउंट करते हैं, तो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस का मतलब मिक्स्ड वाला नहीं आएगा। सो एस डिनोट द नंबर ऑफ xi ग्रेटर दैन 0। तो एस क्या है? कार्डिनलिटी है ना, एस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, है ना, नंबर ऑफ xi, या तो लिखूँ मैं जिसकी है ना नंबर ऑफ xi इज ग्रेटर दैन 0, है ना, नंबर ऑफ xi विच इज मोर देन 0, वैसे नंबर है ना, सो ये नंबर ऑफ xi है मोर देन 0। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो xi मोर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ये ना, मतलब ऐसा है, इसने बोला है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? m इज़ 0 अगेंस्ट m इज़ मोर देन 0, ठीक है, ऐसा ग्रेटर देन 0 ना, तो ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, है ना। एक केस है कि xi मोर देन 0 होगा, या दूसरा लेस देन इक्वल टू 0, दो ही ऑप्शन है, तो एक को आप सक्सेस बोलो और दूसरे को फेलियर, ठीक है। तो ये मान लीजिए सक्सेस है, ये आपका फेलियर है, तो दो ही ऑप्शन है ना, ईच xi के पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि सपोर्ट या तो है ना पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा ना, सॉरी। तो वैसा है, अब पूछ कर आपसे, तो टेस्ट कर रहे हैं आप कि मीडियन 0 है अगेंस्ट मीडियन पॉजिटिव है ना। तो हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं कि जो मीडियन है उस डेटा का, 5 नंबर आपके पास है, 5 रैंडम वेरिएबल, तो उसका मीडियन जो है पॉजिटिव है, मतलब एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन है ना, ये पॉपुलेशन का मीडियन m है, m इज द मीडियन ऑफ पॉपुलेशन।
सो या तो मीडियन 0 है या 0 नहीं है। ओके अब आपको एक क्रिटिकल रीजन भी दे दिया है, ठीक है, कि 5x1 है अगर s मोर देन c है। तो देखो यहाँ से जब आप साइज निकालते हो आपको 5 गिवन होता है ना, तो जब आप साइज निकालते हो तो साइज एक्चुअली होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x, ठीक है, व्हेन h नॉट इज ट्रू, ठीक है। ये डेफिनेशन होता है साइज का जब आपको टेस्ट फंक्शन दिया हुआ होता है। अगर सिर्फ क्रिटिकल रीजन रहता है, मान लो t मोर देन 0 या s मोर देन 0 काइंड ऑफ, तो उसमें सिंपल होता है रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, है ना। सो इस साइज का मतलब यहाँ पे ये है। सो आप ये क्वांटिटी निकालिए, आपको ये लेफ्ट साइड दे रखा है कि ये 0.05 है। अब आप इसका ये फाई एक रैंडम वेरिएबल है, आप इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए। आप मैं अगर मैं पूछूं आपसे कि एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई बता पाएंगे? एस है कि नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विच इज पॉजिटिव, राइट? बाइनोमियल जी, है ना, बाइनोमियल हो जाएगा क्योंकि या तो पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। तो पॉजिटिव होना सक्सेस है, पॉजिटिव नहीं होना फेलियर है। तो एस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली बाइनोमियल होगा, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है, दो ही ऑप्शन है, सक्सेस फेलियर। और नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? 5 रैंडम वेरिएबल है। तो ये एस का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल। सो इट हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5 कॉमा क्या लेंगे प्रोबेबिलिटी? 0.5। हाँ मीडियन है ना, अंडर एच नॉट हम बात करेंगे अभी। तो एच नॉट में क्या है, मीडियन इज 0। तो आपको मीडियन का डेफिनेशन पता होगा, अगर कोई नंबर मीडियन है तो उससे आगे की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और पीछे की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। मतलब उस पॉइंट पे अगर सपोज m मीडियन है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन m इज हाफ, x लेस देन m इज हाफ। एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी। सो ये है। तो अगर हम अंडर एच नॉट बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट अंडर एच नॉट, सो दिस इज बाइनोमियल, ठीक, ये है आपके पास। तो क्योंकि यहाँ में अंडर एच नॉट ही बात करना है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी s मोर देन c। यहाँ v है, सो v इंटू प्रोबेबिलिटी s इज इक्वल टू c, एंड दिस इज इक्वल टू 0.05। अब आपको s का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो c का यहाँ पे पॉसिबल चॉइस आपको दे रखा है अल्दाउ, है ना, तो डिसाइड कर पाएंगे? तो अभी इन लोगों जैसे डिसाइड किया अब आप कर पाएंगे यहाँ से। तो ऐसा क्या सी रखेंगे और वी रखेंगे ताकि ये 0.05 हो जाए, ठीक है। सो v 0 से 1 में है, नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो v पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये होना पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। और ये भी पॉजिटिव, 0.05 लाना है, 5%, ठीक है। तो यहाँ पे c के डिफरेंट वैल्यूज रख के मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए, और v वहाँ से निकल आएगा। तो आप हिडन ट्रायल ट्राई कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ v, है ना, c 5 हो सकता है, एक बार 5 रख के देखिए उससे क्या आता है। c को 4 रख के देखिए, 3 2 1, है ना, मिनिमम 0 कर सकते हैं, -0 -1 भी अलाउड है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, आई थिंक इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन ट्राई, हिडन ट्रायल तरीके से हो जाएगा कि किसके साथ ये मैच करता है, आपको ये दिख जाएगा, फिर सूटेबल भी मिल जाएगा जिससे ये मैच कर जाएगा। तो अभी आगे आगे क्या हमारे पास ये है ना, सो साइज दे रखा है बस। तो पूछ रहा है c प्लस वी क्या होगा। तो इस इक्वेशन से ना दोनों क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि हमें इक्वलिटी मैच करानी है ना। तो इक्वलिटी मैच कराने के लिए जैसे ये बता रहे हैं कि जैसे अगर इन लोग एक बार सॉल्व करके देखिए, आप एक काम करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। c को 4, जस्ट जिन्होंने आंसर बताया मैं उसको जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया 3/25, वो बाद में आ जाएगा, पहले आप c पुट कीजिए, v तो आ जाएगा सुटेबली, ठीक है। तो आप यहाँ पुट करके जरा सॉल्व कीजिए, खुद समझ आ जाएगा। तो अगर इसको मैं चेक करूँ, मैं सिर्फ RHS निकालता हूँ, 0.05 आना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी s मोर देन 4 प्लस 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी s इज इक्वल टू 4। बाइनोमियल लगा सकते हैं। सो ये 1 माइनस करेंगे, या मोर देन 4 में बस 5 ही आएगा। सो है ना, s तो बाइनोमियल 5 तक, तो 5 तक ही जाएगा। तो आएगा s इज इक्वल टू 5 प्लस 3/25, ठीक है ना। मतलब यहाँ बस 5 ही वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। सो ये आ जाएगा हाफ की पावर 5, ठीक है, 5c5 1 ही हो जाएगा, 3/25, और ये 5c4, तो
5 आएगा ना, सॉरी 5c4 इज 5 एंड हाफ की पावर 5 है ना। जैसे अभी आप v नहीं पुट करते, मान लो मैंने v अगर यूज ना करो, जैसे c रख के देख रहा हूँ हिडन ट्रायल, तो यहीं से v आ जाएगा। अगर आप चाहोगे नहीं v नहीं पुट करते हैं, है ना, तो अगर आप v ऐसे ही रखो, फिर आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। c हम लोग 1 बाई 1 मतलब 5 रख के देखेंगे, फिर देखेंगे v क्या आता है। v इस बीच में आना चाहिए, आपको v मोर देन 1 मिलेगा तो सुटेबल नहीं है। फिर 4 रखो, 3 रखो, ऐसे करके तो मान लो भी नहीं पुट करते हैं, तो ये हमें दे रखा है 0.05, ये है 0.05। तो ये अभी इक्वेशन आ गई, है ना। अब इसको आप सॉल्व करके v निकाल पाएंगे, तो हो गया 1 + 5v अपॉन 2 की पावर 5 32, ये है 5/100 मतलब 1/20। यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से v निकल आएगा, देखिए 3/25 आ रहा है, चेक कीजिए। तो c इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू 3/25 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पर चेक करके देखिए आ रहा है। ये बार क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे इन लोगों ने बताए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ये। ओके जी, ठीक है ना, इससे आ गया आंसर। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, है ना, वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi1 एंड सो ऑन बीटा p xip epsilon I where errors are uncorrelated with zero mean and finite variance sigma square. So yi is the ith response
let yi hat be the ith predicted response by the least square estimation method and epsilon I hat is yi minus yi hat. So मतलब है ना yi minus estimated. So then which of the following statement, I think a direct result है, देख लो. Variance of epsilon I hat is less than variance of epsilon I. Covariance between epsilon I and epsilon k hat is equal to covariance between this. Variance of yi hat is variance of yi. Expected value of yi hat is less than. तो बस ये पूछ रहा है कि जो expected ना लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो एस्टिमेटर आएगा उसमें क्या रिलेशन होगा देन द एक्चुअल yi. तो ये सब रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, को याद है तो हो जाएगा. बताइए क्या सही लग रहा है आप लोग. बाकी किसी ऑप्शन गलत करना है तो आपको एक एग्जांपल लेके उसको वो करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा. किसी को आइडिया है, कोई बताना चाहेगा तो आसान है ना. क्या होगा, जैसे आप ये एक प्रॉपर्टी जानते होंगे एप्सिलॉन आई हैट का सम 0 होता है, ये होता है. इसे क्या समझ आ रहा है कि एप्सिलॉन आई हैट जो वो क्या है, कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है. तो ये जो कह रहा है कि कोवेरिएंस इसका, तो ये तो कोरिलेटेड है और यहाँ पे तो अनकोरिलेटेड बता रखा है ना, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, और ये 0 नहीं होगा, तो ये तो गलत है. फिर जैसे अगर आप वेरिएंस लगाओगे, क्या हमारा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का पर्पस क्या होता है कि हम इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करते हैं ना, कि ये जो है वी मिनिमाइज दिस क्वांटिटी, राइट. सो इसको हम मिनिमाइज करते हैं. और यहाँ एप्सिलॉन आई क्या रैंडम वेरिएबल है ना, तो और इसका एप्सिलॉन आई का एक्सपेक्टेशन कितना था, मीन 0 था. तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई हैट जो होगा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई हो जाएगा. तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा. ठीक है, रह गया वेरिएंस का. सो वेरिएंस जब दो क्वांटिटी का आप सम करोगे तो क्या होगा. सो यहाँ से अगर आप देखो ठीक से, तो वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस एप्सिलॉन आई. अगर दोनों तरफ वेरिएंस लगाओगे तो क्या दोनों का वेरिएंस सेम आएगा, क्योंकि इसका तो नॉन जीरो वेरिएंस है, इसका वेरिएंस सेम आएगा, सेम नहीं आएगा ना. ये तो कह रहा है सेम है,
कट गया, तो बचा यही सही होगा। और ये इसलिए है क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर एस्टिमेटर निकालते हैं ना, तो ये इसको मिनिमाइज करते हैं, तो वो एप्सिलॉन हैट का जो है ना एरर, जो रिड्यूस्ड एरर आएगा उसका वेरिएंस कम आएगा, है ना। एस्टिमेटेड एरर जो होगा, जो भी सॉरी एप्सिलॉन आई हैट होगा, तो उसका वेरिएंस कम आएगा, मतलब बाकी ऑप्शन गलत है इसलिए सही है, ठीक है ना। तो वैसे देख लो। ठीक है ना, जो रेसिडुअल्स है ना वो क्या है, एस्टिमेट्स हैं ट्रू एरर का, या सो इसका वेरिएंस रिड्यूस हो जाएगा। एनीवे ये बेसिक प्रॉपर्टी पे था, मतलब आपको आइडिया है, जस्ट बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर ही हो जाएगा। ये है ना मल्टीवेरिएट एनालिसिस का है, ट्राई कीजिए इसको क्या आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, 57, ये है 58। सो एक्स वाई जेड विद रैंडम वेरिएबल सच दैट एस एक मैट्रिक्स है एक्स वाई वाई जेड जो कि विसार्ट है ना 10 सिग्मा, और उसके बाद है ना विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, सिग्मा दे रखा है आपको, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। एंड सो आपके क्या पूछ रहा है, डिफाइन टी इज इक्वल टू जेड माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये टी डिफाइन किया, तो बताइए टी का वेरिएंस क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। सो व्हाट शुड बी वेरिएंस ऑफ टी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, करके देखो। ठीक है ना। सो एक्स वाई जेड रैंडम वेरिएबल है ना, एंड एस है 2 डायमेंशनल विसार्ट विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड वेरिएंस को सिग्मा है, सिग्मा आपको दे रखा अलग से, तो आपको बताना है टी का वेरिएंस क्या होगा। तो थोड़ा टी को एनालाइज करो, तो टी क्या है एक्चुअली, ये है एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स काइंड ऑफ, है ना। और एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ एस है, और एक्स जो है वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इस तरह से कुछ।
आई थिंक डायरेक्ट कोई रिजल्ट है, ये क्या कुछ ऐसे टर्म्स आता है ना, श्योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ। ये टॉपिक पढ़े हो? तो इससे क्या आएगा अगर तुम ये निकालोगे, तो यही टी है एक्चुअली। तो टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ से, दैट विल बी समथिंग, यहाँ एन क्या है, एन यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 10 था ना, तो इस तरह से कुछ। तो ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर एन में आएगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर दिस। याद है किसी को, बताओ क्या होगा इसका एक्सप्रेशन। या मैं ऐसे लिख दूं, ऐसा कुछ आएगा देखो। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ जेड है। तो जेड का पोजीशन क्या है उसमें, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम। तो जेड का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम ना, और जेड 2 1। वाई का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम, है ना। और एक्स है सिग्मा 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो सिग्मा 2 2 कितना हमारे पास यहाँ पे है ना, सिग्मा मैट्रिक्स। तो सिग्मा 2 2 है 1 माइनस हाफ का स्क्वायर अपॉन 1। सो 1 - 1/4 कितना, 3/4। तो ये टी का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं 3/4 टाइम काई स्क्वायर 9, ये रिजल्ट है। तो इससे आपको वेरिएंस अगर निकालना है टी का, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/16 कांस्टेंट है, एंड इसका वेरिएंस कितना होता है काई स्क्वायर का, 2n। तो ये हो जाएगा, देखो कितना आता है। सो 81/8 इस तरह से कुछ आएगा, देखो ये आ जाएगा। सो ये आप टॉपिक पढ़ोगे ना मल्टीवेरिएट में, तो यहाँ समझ आ जाएगा सूर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उससे कुछ आ जाएगा। ये भी एक रिजल्ट है ना रिसेंटली, बाकी कर सकते हो प्रूफ। किसी बच्चे ने भी क्वेश्चन पहले ग्रुप में भेजा भी था, है ना, ये आई थिंक नेट वाले ग्रुप में ही देखो। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ, देखो क्या आएगा। अच्छा टाइम भी हो गया नहीं, तो नेक्स्ट बैच का भी टाइम है, ठीक है। आई थिंक 59 और 60 रह जाएगा, है ना। तो 59 एक ये है, ये हालांकि ग्रुप में ना किसी बच्चे ने भेजा ही था कल परसों, देख लेना एक बार, सैम्पलिंग का रिजल्ट ही है। और ये 60 में क्या है, अच्छा ये ऑपरेशन रिसर्च का है ना, MG1 क्विंग थ्योरी सिस्टम है, अराइवल रेट 1 है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सक्सेसिव सर्विस टाइम आपको दे रखा है, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डिफाइन कर रखा, वेरिएंस ऑफ I2। ये भी आसान क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 2 क्वेश्चन रह गया जिसको कल देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बैच है उसको देखते हैं। सो इसमें जो है ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो कि अभी हमने इस पेपर का रह गया, बाकी 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना।
सो हमने अभी 10 डिस्कस कर लिए हैं, ये दोनों रह गया है अभी। इसको आप ट्राई करके देखो, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, ठीक है जी, सकते हैं। हाँ, तो ये बता रहे, इसका फोर्थ बता रहे हैं, ऊपर वाले का, इसका ये तो सैम्पलिंग के सिंपल रिजल्ट से आ जाएगा कि अनवाइस एस्टिमेटर क्या होगा। पी विद द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिट, है ना, प्रोसेसिंग अ सर्टेन एट्रीब्यूट in a population of n unit, p with the sample proportion in the sample and simple and sampling without replacement of n unit, then unbiased estimate रिजल्ट ही है। और यहाँ पे आपसे वेरिएंस ऑफ i2 पूछ रहा है, तो i2 का वेरिएंस का मतलब हो गया, एंड i2 क्या, 1 फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 और फिर 2 to 3, इस तरह से। तो बर्नौली है ना, i2 तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बर्नौली p समथिंग होगा, तो इसका वेरिएंस आ जाएगा p इंटू 1 माइनस पी। तो मेनली आपको p निकालना है। सो p का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी i2 इज इक्वल टू 1, और i2 इज इक्वल टू 1 कब होगा, है ना। तो i2 की वैल्यू 1 कब होगी, जब फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, ये निकाल लो कितना आएगा, देन हो जाएगा। अराइवल रेट 1 है एंड सर्विस टाइम ये है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उससे आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, ट्राई करके देखो, पहले तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वो तो रिजल्ट ही है, तो मुझे लगता है ये कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो अभी जैसे इसको अगर तुम कर लोगे तो क्या हो जाएगा, दिसंबर, ये था दिसंबर 2024 का, उसके बाद नेक्स्ट पेपर अभी होना है, तो पार्ट भी ऑलमोस्ट हो गया है ना, एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दो बीच में छूट गया होगा, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसको कंप्लीट कर लो, अभी देख लो एक बारी। एंड फिर कल से हम लोग पार्ट सी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ईच पेपर का पार्ट सी डिस्कस, जितना हो सकता है एग्जाम तक की क्लास होगी, तो जितना पॉसिबल है ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। CSSF चालू करेंगे उसको। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, इसी Sir, from which year you will start, sir? आप जैसे कहेंगे, हमने इसका तो 2015 से स्टार्ट किया था, है ना, तो ये हमने 2015 जून से स्टार्ट करके अभी 2024 दिसंबर तक का हमने ये कंप्लीट कर लिया है। पार्ट बी ऑलमोस्ट, है ना, एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। पार्ट बी के यूनिट 4 ये हो गया है, अब रहता है पार्ट सी, तो पार्ट सी जितना हो पाएगा एग्जाम तक ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम में फिर करा देंगे, ये रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही बच्चों के लिए। सो आप जैसे कहेंगे, आप लोग 24 से करना, 24 से कर किस सकते हैं, year? हैं, इसी पेपर से स्टार्ट करें, है ना। Sir, वही sir. ठीक है, 2024 से Okay, स्टार्ट sir. कर लेंगे। सो विल स्टार्ट विद 2024, देन जहाँ तक हो पाएगा, ठीक है, तो इसी पेपर का कंटिन्यू कर लेंगे पार्ट सी, ठीक है। बाकी इनको कंटिन्यू कर लो, आप कंप्लीट कर लो एंड ठीक है, आज ही स्टॉप करते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाकी देख लेना आप। नेक्स्ट बैच अभी स्टार्ट।
सो ये मे बी आई थिंक आपका 1/4 आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा